आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम सिंहभूम से, जहां मनोहरपुर के पूर्व बीजेपी विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले के बाद राजनीति तेज हो गई है। घटना के बाद बाबूलाल मरांडी घटनास्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें चक्रधरपुर थाने में रोका गया। और बाबूलाल मरांडी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बाबूलाल मरांडी जी, क्या हुआ, क्यों रोका गया? बताया तो जा रहा है कि सुरक्षा कारणों को लेकर, लेकिन ये हवाला कितना संतुष्ट कर रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि हम तो कल एसपी से हमने शाम को जब घटना की जानकारी मिली जी, तो एसपी से मैंने खुद बात करने की कोशिश की। एसपी ने टेलीफोन नहीं उठाया, फिर हमने मैसेज ऑन किया, फिर भी बात नहीं हुई। और इसके बाद विधायक से हमारी बात हुई तो विधायक काफी डरे हुए, सहमे हुए, विधायक रो रहे थे। तो हमने कहा कि कल मैं सवेरे आ रहा हूँ, और फिर आने की भी हमने प्रोग्राम कल ही मैंने भेज दी। और आज जब मैं चक्रधरपुर हम पहुंचे, सोनवा की और हमारी गाड़ी मुड़ी तो भी थाना के सामने फिर यहाँ डीएसपी ने गाड़ी हमारी रोक दी, बोले कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और वो बता रहा है कुछ नहीं, सुरक्षा कारणों से। हमने साफ पूछा कि भाई आप बताओ कि चक्रधरपुर से जिस रास्ते में सोनवा पड़ता है, उस रास्ते में 5 प्रखंड है। सोनवा भी है, गोयलकेरा भी है, मनोहरपुर भी है, आनंदपुर भी है, गोदड़ी भी है। मतलब आप 5 थाना जो है उस क्षेत्र में पड़ता है। तो क्या वो हेमंत सोरेन सरकार के और चाईबासा पुलिस के हाथों में नहीं है? क्या वो उग्रवादियों के हाथों में है? क्या कोई जवाब देने से वो कुछ नहीं दे रहे हैं? बोले कि नहीं, हम वहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो हम गाड़ी पर यहीं बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या स्थिति है इस राज्य की। फिर डीजीपी से हमारी बात हुई, डीजीपी को भी मैंने कहा कि भाई आप जब कल से मैं बात करने चाह रहा हूँ, एसपी बात नहीं कर रहा है आपकी। बोला कि नहीं, कहीं व्यस्त होंगे, हमले कोई मतलब थोड़े होता है यार, आखिर पब्लिक कोई तो सूचना देते होंगे उनको किसी भी घटना की। तो ये व्यस्तता के नाम पर टेलीफोन ही नहीं उठावे हमारे जैसे व्यक्ति का। और आज उधर जा रहे हैं तो वो भी मेन रोड है, और मेन रोड में ही विधायक का भी घर है। मेन रोड के किनारे सोनवा ब्लॉक थाना हेडक्वार्टर, वहां उनका घर है, वहां वो है। हमले के वहां तक तो जाने दो हमें, तो रोके हुए हैं। यानी इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया, झारखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ शहरों पर है, रोड पर है। अगर मेन सड़क से आगे आप भागते हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार वहां नहीं है, वहां उग्रवादियों की शासन है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। जिस बात को हम लोग बार बार बोलते थे कि राज्य में उग्रवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद की समस्या है, सरकार उसको इनकार कर रही थी, लेकिन आज तो बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया कि झारखंड की में मुख्य मार्ग से जो हट करके किधरों भी आप जाएंगे, वहां उनकी सरकार नहीं है। वहां जाना है तो अपने भरोसे कि सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती है, और उधर उनकी राज्य नहीं है, समझिए माओइस्टों की राज्य है उस क्षेत्र में। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे तो अभी बैठे हुए हैं, वो लोग पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डीजी बोला कि एसपी से बात करते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि हालत है इस राज्य की। अगर डीजी बोल रहे हैं एसपी से बात करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि भाई कौन बड़ा पदाधिकारी है, डीजी है कि एसपी है कि उग्रवादी है कि हेमंत सोरेन है, किसकी सरकार है इस क्षेत्र में, ये आप तय करना मुश्किल हो गया हमारे जैसे व्यक्ति के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बता रहे थे कि अभी वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आगे की रणनीति जैसे सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपस में ही बात कर रहे हैं, और देखते हैं कि उस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। उस घटनास्थल पर जाने के लिए या फिर विधायक से मिलने के लिए उन्हें दिया जाता है या फिर नहीं। छपरा के बनियापुर के भूमिहारा गांव में वार्ड सदस्य के घर तमंचे पर डिस्को का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि वार्ड सदस्य में मिली जीत के बाद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमंचे की नोक पर नोट उड़ाए गए। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 वाहनों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की, और इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस और स्कूल वैन लिखे इन दोनों वाहनों से उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी हो रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार शराब तस्करों में एक नई दिल्ली और दूसरा दानापुर का रहने वाला, जब बरामद शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है।
में पकड़ाई है जो ये गाड़ी है। इस गाड़ी से 211 बोतल आरएस का बड़ा वाला बोतल पकड़ाया है। एक आदमी अरेस्टिंग हुआ है, जो कि उससे पूछताछ करने पर वो दिल्ली का बताया है अपने आप को। यह कहीं और मुजफ्फरपुर साइड में ले जा रही थी शराब डिलीवरी करने के लिए। और एक गाड़ी सवेर में पकड़ाई है मार्शल, जिसमें कि 762 पीस है फ्रूटी का, जो यहाँ दानापुर का बताया है। ड्राइवर जो पकड़ाया है वो दानापुर का है, यहाँ गोपालगंज दानापुर का। यह गोपालगंज डिलीवरी करने के लिए ले जा रहा था। दोनों का आगे का किया जा रहा है। इधर भागलपुर के स्टेशन चौक पर एक बार फिर से रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। पिछले 1 साल से बंद रोको टोको अभियान की शुरुआत नवनियुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने की है। उनका कहना है कि इससे शराब तस्करों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। आशीष रंजन की रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में 1 साल तक रोको टोको अभियान बंद रहने के बाद एक बार फिर से जो है रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई है। नए एसपी जो बाबूराम जी हैं वो आज पहुंचे हैं, कल उन्होंने पदभार ग्रहण किया और आज यहाँ पर जो है रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। हम सर से बात करते हैं। सर, आज अभियान की शुरुआत की गई है, किस तरह का रहेगा ये अभियान और अपराधियों के लिए क्या चल रहा है? जिला के सभी थाना को, ओपी प्रभारी को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि वे बाहर निकलें, क्षेत्र में निकलें और रोको टोको अभियान चलाएं, खासकर रात के समय में, क्योंकि ऐसे टाइम पर शराब माफिया का मूवमेंट रहता है। कई बार असामाजिक तत्व मूवमेंट में रहते हैं। तो अब देख सकते हैं कि लगातार जो है ये अभियान की शुरुआत की गई है और सख्ती से इस अभियान को चालू किया गया है। कहीं से भी शराब माफिया हो या हथियार तस्कर हो, किसी की भी मंसूबे को पानी फेरने के लिए लगातार जो है वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस अभियान की शुरुआत आज की गई है और लगातार उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। इधर बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर कुछ फैसले लिए हैं, जिसके तहत अब 50% उपस्थिति के साथ ऑफिस और कोचिंग संस्थान संचालित रखने की बात कही गई है। इस फैसले को लेकर कोचिंग संस्थान संचालक और छात्र छात्राओं से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। बिहार सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन को लेकर जारी आदेश के बाद कटिहार के ये कोचिंग संस्था है और यहाँ जो सोशल डिस्टेंस और जो मास्क का इस्तेमाल है लगभग ठीक ठाक है। कैसे ये क्लास संचालित होगा और आगे इस फैसला जो आया है सरकार का, इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं जो छात्र छात्राएं हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो ये कोचिंग क्लास चलाते हैं उस शिक्षक से बात कर लेते हैं। जो सरकार का ये जो फैसला आया है इसको आप लोग कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरह से? निश्चित रूप से जो सरकार की जो ये पहल है, ये सराहनीय पहल है। इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित नहीं हो रही है और हम लोग सरकार का जो SOP है पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग 50% बच्चों को ही आज बुलाए हैं और सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाकर बच्चे बैठकर सावधानी पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं। जो वैक्सीनेशन चल रहा है, खासकर ये इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या सोचते हैं? क्या जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसको लेकर आप लोग कितना तैयार है, क्या सोचते हैं? सर, ये बहुत अच्छा पहल है। इनसे हम सभी स्टूडेंट अच्छे से रह सकते हैं। हमें ये बीमारी से दूर रहना पड़ेगा और डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, जैसे हमारे सर ने बताए हैं। आप लोग वैक्सीनेशन करवाए हैं क्या? जी हाँ, हमने करवा ली है और सरकार का ये जो पहल है ये बहुत ही अच्छा है, जो कि बच्चों के लिए और समाज के लिए भी अच्छा रहेगा और हमने भी ले लिए है। और सरकार ने जो कहा 9 से लेकर 12वीं क्लास का ये सबको क्लास में आके पढ़ाई करना पड़ेगा, तो इससे भी हम लोगों को अच्छा होता है। सर भी 50% बच्चे को बुलाते हैं। निश्चित तौर पर सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको लेकर छात्र जो कोचिंग संस्था चलाने वाले हैं वो भी संतुष्ट दिख रहे हैं और आगे जो ये फैसला है इसको जमीनी स्तर पर भी पालन करने की बात कह रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर कटिहार में 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर किशोरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। 15 से 18 साल के जो वैक्सीनेशन शुरुआत किया गया है उसको लेकर खासकर युवाओं में काफ़ी उत्साह आप देख सकते हैं। ये कटिहार के एक वैक्सीनेशन केंद्र का नज़ारा है। ऐसे ज़िले में 36 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं और शहर में ऐसी संख्या 6 है। कुल 2,44,000 युवाओं को इस तरह का जो टारगेट बनाया गया है जिसको वैक्सीनेशन देना है। आप देख सकते हैं इसे तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाए। ये केंद्र की तस्वीर हम बात करते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया है आप लोग?
हमें स्कूल से एक लिंक भेजा गया जिसमें कि हम लोग ने अपना नंबर और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी जैसे कि आधार कार्ड नंबर वो सब हमने डाला और हमें अपने नंबर पे एक OTP आया जिससे हम लोग का रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो गया। अब आप लोग भी ऐसे करवा सकते हैं लिंक कोविन लिंक से और मुझे लगता है आजकल के युवाओं को ये चीज़ जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर स्टूडेंट और हम लोग को ट्यूशन जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है जहाँ की कोरोना फैलने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो फिर हम लोग को जल्द से जल्द लेना चाहिए और जितना कि न्यूज़ रिपोर्ट्स है यहाँ पर कोविड की लहर इस बार स्टूडेंट्स पर ज़्यादा असर करने वाली है, तो फिर आप लोग जल्द से जल्द कोवैक्सीन ले लें। प्रियांशी कुमारी। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कुछ युवाओं के वैक्सीनेशन हो भी चुका है, अब वैक्सीन लगाएं। आप वैक्सीन लिए क्या अपील करेंगे जो आप लोग के साथी है जो वैक्सीन नहीं लिए उन लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा वैक्सीन आके ज़रूर लें, कुछ असर नहीं होता है और अभी के युवाओं को तो खासकर ज़रूरत है। ओमिक्रॉन के दिन बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं अमेरिका और बहुत जगह, और इंडिया को सचेत रहने की बहुत ज़रूरी है। तो अभी के युवाओं को, और अभी तो अपने अगल बगल के बहुत सारे स्कूल भी ये अलॉट कर रहे हैं, तो आपके अगल बगल जो भी स्कूल है वो जाके लें ज़रूर, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल। तो निश्चित तौर पर ये जो पहल है पूरे देश दुनिया में हो रहा है, कटिहार के युवा भी इसको लेकर काफ़ी सजग दिख रहे हैं। बताते चले कटिहार में से 6 केंद्र बनाए गए हैं और पूरे जिला में ऐसी संख्या लगभग 36 है और जो टारगेट संख्या है वो लगभग 2,44,000 के आसपास है। निश्चित तौर पर जो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, जो कोविड का खतरा बढ़ रहा है, उससे देखकर ऐसा टीका बेहद जरूरी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर धनबाद में एम्बुलेंस जाम में फंसने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। धनबाद के झरिया बाटा मोड़ पर सड़क जाम में एम्बुलेंस फंस गया और एम्बुलेंस में बुजुर्ग महिला थी जिससे परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन सड़क जाम में एम्बुलेंस आधे घंटे तक फंसा रहा। समय पर बुजुर्ग महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और बुजुर्ग महिला की मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। मोड़वा में शहर अब पूरा रास्ता जाम था, नहीं समझे क्या बोले, झगड़ा भी हो गया किसी से, गाड़ी नहीं हटाता था। एम्बुलेंस में डेथ कर गई। हाँ, एम्बुलेंस में डॉक्टर आया, देख के बोला डेथ कर गया। इधर गुमला के सिसई में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार रात सिसई अंतर्गत थाना पूसो क्षेत्र में घटी, जहां नाबालिग को मेला से लौटने के क्रम में 5 लड़कों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य रूप से एक लड़का नाबालिग है। रूसा गड़ा पतरा के पास जब पहुंची तो पीछे से 5 लड़के आके उसका बाल पकड़कर उसको झाड़ी में ले जाके उसके साथ 5 बारी बारी से उसका दुष्कर्म किए। जब वहां पर ग्रामीण लोग आ गए तो उन लोग उनको लड़की को छोड़कर भाग गया। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक निरुद्ध बालक है और जिसमें करमचंद है, प्रकाश है, विकास है, अनिल और करमपाल। गुमला में डायन बिसाही के नाम पर आंख फोड़ने की घटना पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और जिला कल्याण पदाधिकारी सिसई के लकिया गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और साथ ही अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। शासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रहा है और इस घटना में भी उपायुक्त महोदय का आदेश है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सर्वप्रथम है कि इसमें आदमी को तो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और जागरूक होने के साथ अभी जिनके ऊपर भी आरोप लगा है उनके ऊपर भी एक कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको एक सजा दिलवाना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बारगो मुंडा और सारवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 मोबाइल, 24 सिम कार्ड समेत कई सामान मिले हैं। ये लोग फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। ये सारे फर्जी बैंक के पदाधिकारी बनकर ठगी किया करते थे, जिसमें कि धानी पे जो है, धानी पे में फ्रॉड बढ़ गया। धानी पे बेसिकली क्या है कि कस्टमर केयर का नंबर डाल करके और आधार और पैन आपका खुद का जो व्यक्ति होते हैं उनका ले करके ये उनका अकाउंट खोलते हैं और अपना मोबाइल नंबर दे करके उसमें जो मंथली या ये यूँ कहें कि जो पर डे उनका जो क्रेडिट का लिमिट होता है वो अमाउंट वो विड्रॉ करते थे।
इस तरह से वो लोग ठगी किया करते थे। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, सीएम हाउस में कोरोना विस्फोट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से सीएम हाउस में कोरोना विस्फोट हुआ है। कई सुरक्षाकर्मी और स्टाफ संक्रमित हुए हैं कोरोना से। कल से अभी तक 30 से भी अधिक लोगों को कोरोना हुआ है और सभी सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ की कोरोना जांच हो रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीएम हाउस से एक बड़ी खबर, सीएम हाउस में कोरोना विस्फोट और कई सुरक्षाकर्मी और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल से लेकर अभी तक 30 से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना पाया गया है, जिन्हें कोरोना हो गया है। सभी सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ की कोरोना जांच हो रही है। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षण संस्थान हो, अस्पताल हो, डॉक्टर हो, डिप्टी सीएम हो, ये कोरोना की जो रफ्तार है वो साफ तौर पर दिख रही है। और इस वक्त जो मुख्यमंत्री आवास से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ की कोरोना जांच चल रही है और कल से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 30 तक पहुंच गया है और अभी जांच चल रही है। तो कई सुरक्षाकर्मी और स्टाफ हैं जो कि संक्रमित हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जब से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी उसके बाद से ही जांच जारी थी। हर जगह जांच की जा रही थी लोगों की और इसी दरमियान सीएम हाउस में भी जो सुरक्षाकर्मी हैं, अन्य स्टाफ हैं, उनकी जांच की गई है। और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने दौरे पर हैं। बिहार के कई जिलों का वो दौरा कर रहे हैं और इसी दरमियान कल से लेकर अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 30 से भी अधिक जो वहाँ सीएम हाउस के जो लोग हैं वो उनमें कोरोना पाया गया है और सुरक्षाकर्मी हैं, स्टाफ हैं। और आज भी जो भी जानकारी मिली है 50 लोगों के लगभग में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी जांच की गई है। जो उनकी जांच रिपोर्ट है वो कल आनी है। लेकिन एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा कोरोना विस्फोट सीएम हाउस में भी है और खासतौर पर जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सीएम हाउस के चारों तरफ से जो सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं उनमें भी कई पुलिस जो कर्मी हैं उनमें भी कोरोना पाया गया है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा जो है बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी देखिए किस तरीके से जदयू कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों में कोरोना मिला। उसके पहले जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में 11 लोग कोरोना के मरीज मिले। बिल्कुल, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये मुख्यमंत्री आवास से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिस पर शैलेंद्र और जानकारियां दे रहे थे। सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ को कोरोना हुआ है और कोरोना की जांच जारी है। अब तक आंकड़ा 30 तक पहुंच चुका है। और एक और बड़ी खबर आ रही है पटना से, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के कारण नहीं निकलेगा नगर कीर्तन। पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का एक बड़ा फैसला, जत्थों से जल्द वापस लौटने की अपील की गई है। तो कोरोना के चलते स्थगित किया गया है प्रकाश पर्व और नहीं निकलेगा नगर कीर्तन। गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब डराने लगी है। हर विभाग, हर गली मोहल्ले में कोरोना की दस्तक है। सरकार लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील कर रही है। सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन माननीय ही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन पर सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने उन्हें बधाई दी। केक काटने की तस्वीर शहनवाज हुसैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर गायब थी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब इसके ऊपर सवाल भी हम जरा पूछ लेते हैं। सवाल है कि नियम बनाने वाले नियम क्यों भूल गए? जनप्रतिनिधि प्रोटोकॉल्स का पालन क्यों नहीं करते? क्या नियम सिर्फ जनता के लिए होता है?
इधर रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया के सौंदा नकारी कॉलोनी के बालू बंकर के पास बंद खदान का चाल धंसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि बड़े हिस्से में बंद भूमिगत खदान की जमीन पूरी तरह से धंस गई। चाल धंसने के कारण आसपास बने कई मकानों में दरार पड़ गई और इस जगह पर 20 से 25 घर बने हुए हैं। लोग दहशत में हैं, लोग घरों से अपने सामान हटाने लगे हैं। सीसीएल ने चाल धंसने वाली जगह को डेंजर जोन घोषित कर दिया है। रात को हम लोग सब बाहर निकल गए, उसके बाद सब हम लोग बाहर निकल के हम लोग चल गए दूर में। तो सुबह हुआ तो देखा हम लोग ऐसे सर सामान फिर खाली किए, सर सामान खाली किए। अब हम लोग कहाँ रहे? मुंगेर में बढ़ती ठंड के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ठंड के कारण सुबह से ही घना कोहरा छाया है। कोहरे ने रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दी है। ठंड का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में ठंड का सितम काफ़ी बढ़ गया है। हाल यह है कि अभी सुबह का समय है, आप देख सकते हैं जो कुहासा है वो काफ़ी कुहासा छाया हुआ है कि रोडों पे जो वाहनें हैं वाहनों को अपने लाइटों को जला के आना जाना पड़ता है। वो काफ़ी धीमी गति से भी उनको अपने वाहन को चलाना पड़ता है क्योंकि आगे मुश्किल से 5 फीट के भी डिस्टेंस पे अब वो दिखाई नहीं, साफ से दिखाई नहीं पाता, जिससे एक्सीडेंट होने का हमेशा कहीं ना कहीं संभावना होती है। ऐसे में वो लाइट जला के ही चलते हैं तथा साथ में सुबह के मौसम में कुछ जो डेली मजदूर होते हैं उनकी भी क्या स्थिति हम वो भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो अलावा है जो यहाँ पे कूड़ा कचरा बिन के जो हैं वो अलावा की व्यवस्था करके सुबह में अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को भी आग के सामने है ताकि वो ठंड से उनका बचाव हो सके। आप यहाँ साथ में बगल में देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो चाय की चुस्की लेने में लगे हुए हैं ताकि सुबह सुबह का जो ठंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, वो अपनी चाय की चुस्की के साथ ही ठंड को भगाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं हम उन्हीं से बात करते हैं क्या ठंड की स्थिति, क्या ठंड की क्या स्थिति है इधर। 1 जनवरी से ठंड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयानक है और दिन प्रतिदिन वो लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए फिर भी समुचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं अलाव की व्यवस्था देखने को मिलती है बट हर जगह मिलनी चाहिए, जो कि ये संभव नहीं हो रहा है। जो प्रशासन को इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। गरीबों के इस सुरक्षा के लिए हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हर चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, सुबह शाम दोनों समय होनी चाहिए ताकि लोगों का ठंड जो है, ठंड का जो सितम है उससे वो बच सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।